हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। यहां से 3 to 4 5 क्वेश्चंस तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में नारा लगाना अपन नहीं भूलेंगे, तो एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। चलो आ जाओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए समझते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि सेल है क्या, सेल थ्योरी क्या है, और एक सेल का ओवरव्यू लेंगे। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हर वर्ड हर लाइन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ने हैं। जो जो मैं बताऊंगी एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैंने आपको जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था तो बताया था कि सेल स्ट्रक्चर जो है, यानी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है ये हर लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। यानी किसी भी नॉन लिविंग में सेल नहीं मिलता और हर लिविंग में सेल मिलता है। यानी हमने क्या कहा था कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पेड़ हो, जानवर हो, कोई भी हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट उनकी सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल की बनी है। जैसे हम जानते हैं मोनेरा किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा में आते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। एक सेल की बॉडी है, उस एक सेल की बॉडी से ही डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जिंदा रहना, आगे बच्चे पैदा करना सब कुछ हो जाता है। और प्रोटिस्टा किंगडम में सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं। याद है, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायएटम, यूग्लिनॉइड्स, प्रोटोजोआ यानी अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, वो सब आते हैं। एक सेल की बॉडी है केवल, और उसी से वो जिंदा रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सारे एसेंशियल इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ, उनकी जो बॉडीज हैं कंपोज्ड ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल। इनमें से कुछ, सम, एनसीईआरटी में लिखा है सम, मोस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। सम यूनिसेल्यूलर हैं, यूनिसेल्यूलर, और अदर्स यानी बचे हुए बाकी, अदर्स मल्टी सेल्यूलर है, यानी बहुत सारे सेल्स के बने, जैसे हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल्स की बनी है। फिर सेल मिलकर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो सारी कहानी होगी। तो कुछ यूनिसेल्यूलर हैं और ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी केपेबल है इंडिपेंडेंटली रहने का और सारे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है केपेबल है of independent living, मल्टीसेल्यूलर तो है ही, पर ये अजीब बात है कि देखो एक सेल की बॉडी और इंडिपेंडेंट है, एंड परफॉर्मिंग, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल, सम नहीं, ऑल इंपॉर्टेंट यानी वाइटल, जरूरी फंक्शंस फॉर लिविंग। यानी मैं क्या कह सकती हूं स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकती हूं कि कम से कम ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल की होनी चाहिए। अगर एक सेल की भी नहीं है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। यानी एनीथिंग लेस देन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। इतना सबने लिख लिया? आ जाओ चलो ये लाइन लिखते हैं। सो एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग लेस than structure of a cell, एक सेल से कम का अगर कुछ भी है, does not ensure, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, does not ensure independent living। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं और वो हो जाएगा वायरस। वायरस एक सेल का भी नहीं बना। वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, और प्रोटीन की कवरिंग होती है।
तो वायरस इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं होता, होस्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई करता है और एक्टिव होता है, लिविंग होता है। प्रियॉन्स, वायरॉइड्स मैं पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको। सो यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे वायरसेस, क्योंकि वो एक सेल के भी नहीं बनेंगे। एनीथिंग लेस देन अ सेल नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कम से कम बॉडी एक सेल की बनी होनी चाहिए। सेल आधार है किसी भी लिविंग बॉडी का। अगर सेल एक भी नहीं है तो वो लिविंग नहीं है। यानी हम क्या बोल सकते हैं? दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब एक ही बात है। आ गए मजे? चलो अब आ जाओ। आप कहोगे मैम ये सब तो हमें आता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, ये तो हम आज जानते हैं स्टूडेंट्स, आज हम इतना इजीली बोल देते हैं। पर सेल की जब खोज हुई थी उसके पहले किसी को इसके अते पते नहीं थे, नामो निशान नहीं थे। आइए थोड़ी सी पीछे जाते हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में जाते हैं। हो गया, सबने लिखा? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की। हिस्ट्री किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले सेल की स्टडी को क्या कहेंगे? देखो बहुत इजी है। सेल के लिए साइटो वर्ड यूज करते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी रेड कलर का, ल्यूकोसाइट व्हाइट कलर का डब्ल्यूबीसी। तो साइटो वर्ड मतलब सेल, और लोगोस या लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी होता है। तो साइटोलॉजी क्या बन गई? स्टडी ऑफ सेल। यानी बेसिकली अभी आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? अभी आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हो, आप सेल की स्टडी कर रहे हो ना। पहला सेल किन्होंने खोजा था? बात बहुत पुरानी है, 1665 की। इस ईयर को मत याद रखना, चलेगा। जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है मैं वहां पे स्टार लगा दूंगी, जो एनसीईआरटी में दिए वो तो रटे होने ही चाहिए। और सबको एक काम करना है, एक अलग से पतला सा रजिस्टर बना लो या अपने रजिस्टर के पीछे एक पेज बना लो। उस पे उस चैप्टर में जैसे जैसे साइंटिस्ट का नाम और ईयर आता जाए, डायमेंशन आते जाए, उनको लिखते जाना। ये एंड में रिवाइज करने में बहुत काम आता है। सबको अभी से शुरू करना है, ठीक है? ऐसा नहीं पूरा चैप्टर खत्म होगा तब हम सुंदर सुंदर लिखेंगे, सुंदर सुंदर कुछ भी नहीं लिखने में आता स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं 1665 में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर हमें आना चाहिए। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? ये स्पेनिश ओक एक पेड़ है उसे स्टडी कर रहे थे, उसकी छाल को स्टडी कर रहे थे, बार्क को। आपको थोड़ा बहुत शायद आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं। बार्क में कॉर्क बनता है, कॉर्क मैं एनाटॉमी में पढ़ाऊंगी सेकेंडरी ग्रोथ में। उसमें डेड सेल्स होते हैं, वो उसे स्टडी कर रहे थे। तब तक ज्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप्स थे नहीं, तो उन्हें ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसा ऐसा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। एक्चुअली ये डेड सेल था, तो अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सब मर गया था, ऑर्गेनेल्स वगैरह। ये बेसिकली सेल वॉल थी जो वो देख रहे थे। तो क्योंकि उन्हें कंपार्टमेंट्स जैसे दिखे, उन्होंने शब्द दिया सेल्यूला, क्योंकि लोकल लैटिन लैंग्वेज में सेल कंपार्टमेंट्स को सेल्यूला बोलते, उसी को बाद में सेल कहा गया। तो पहला सेल डेड सेल था जो खोजा गया, उसकी खोज का श्रेय, उसकी डिस्कवरी का श्रेय रॉबर्ट हुक को ही जाता है। और उन्होंने एक्चुअली सेल वॉल देखी थी, तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी इन्होंने करी और टर्म सेल भी इन्होंने दिया सेल्यूला नाम से, ठीक है? चलो, तो रॉबर्ट हुक ने क्या क्या करा, आ जाओ कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। सबसे पहले 1665 ईयर नहीं याद रहेगा चलेगा। स्पेनिश ओक ट्री, ये भी मत याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बार्क या कॉर्क कह सकते हैं हम, और अच्छा बोलना है तो, उसे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल डिस्कवर किया, लेकिन ये डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था। फर्स्ट डेड सेल, ये इंपॉर्टेंट है। सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल खोजा जो डेड सेल था। रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने ही टर्म सेल्यूला दिया जो बाद में सेल बना, सेल्यूला या सेल। इनकी बुक का नाम था स्टूडेंट, देखो सेल छोटा सा है ना, एक सेल छोटा सा है, छोटा मतलब माइक्रो, तो माइक्रोग्राफिया। ये भी नहीं याद रहेगा चलेगा, ये उनकी बुक का नाम है जिसमें उन्होंने ये शब्द यूज किया था पहली बार। अपने को आना क्या चाहिए?
बता देती हूं आपको। एक तो ये आना चाहिए कि सेल टर्म इन्होंने दिया और पहला सेल डेड सेल इन्होंने खोजा, इसीलिए इन्हें बोलते हैं साइटोलॉजी का जनक, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये भी हमें आना चाहिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको याद होनी ही होनी चाहिए, बाकी नहीं भी याद करोगे बिल्कुल से चलेगा। तो 1665 में पहला सेल देखा गया जो एक डेड सेल था। बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स थे नहीं, धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बने और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स बने पहला लिविंग सेल देखा और ये एनसीईआरटी में दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला लिविंग सेल किन्होंने दिया। इसको नोट कर लो अच्छे से, सब लोग पॉज करके नोट करो। चल आ जाओ। तो सेकेंड हम देखते हैं फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने देखा, फर्स्ट लाइव सेल सीन बाय लाइव सेल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में दिया है। इनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, एवी शॉर्ट में बोलते हैं, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। एक्चुअली इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स भी बनाए थे स्टूडेंट्स, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। इन्होंने पता है क्या क्या देखा था, इन्होंने बैक्टीरिया देख लिया था अपने माइक्रोस्कोप से, एक सेल का होता है। यीस्ट आपको पता है सिंगल सेल का होता है। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा वगैरह देख लिया था। इवन हमारा आरबीसी देख लिया था, ह्यूमन का स्पर्म भी देख लिया था, एक्सेट्रा। ये सब लाइव जिंदा देख लिए थे। नाउ धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। इनका ईयर नहीं दिया ना, अपने को डिटेल में जाना है। एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, देखो पहले रॉबर्ट हुक थे, अब ये रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, किसकी? न्यूक्लियस की। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ये भी एनसीईआरटी में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका ईयर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1831। कहीं गूगल में 1832 भी लिखा है पर अपनी एनसीईआरटी में 31 है, तो ये अपने को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज से सबको अपने रजिस्टर के पीछे साइंटिस्ट, ईयर, वो सब कुछ लिखते जाना है, आलस नहीं करना है। डेली का डेली लिख लो, डेली जितने साइंटिस्ट ईयर आए हैंड टू हैंड कॉपी में लिख लो। हो गया। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात हो गई, रॉबर्ट हुक जी की बात हो गई और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक की बात हो गई। ये हिस्ट्री की हमने थोड़ी सी बात की। अब आ जाओ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी हम समझ गए कि सेल क्या है। सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, कम से कम बॉडी एक सेल की बनी होनी चाहिए। एक सेल से अगर कम कुछ भी है तो वो लिविंग नहीं कर पाएगा इंडिपेंडेंट, जैसे कि वायरस। अब आइए हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं। आ जाओ लिखो मेरे साथ। पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथियस श्लीडन। आप केवल श्लीडन भी याद करोगे तो चलेगा, एम श्लीडन, क्योंकि वो मैथियस श्लीडन, टैथियस श्लीडन, डैथियस श्लीडन ऐसे नाम नहीं देंगे होपफुली। नाउ दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं थियोडोर श्वान। इन्होंने जो बातें कही थी वो 1838 में बोली थी, 1838 में, और इनका 1839। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है ना। ये बोटैनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे। हम कैसे याद रखेंगे? देखो श्वान संस्कृत में डॉग के लिए बोलते हैं ना, कुत्ते के लिए, और कुत्ता एक जानवर है। जानवर के जो स्टडी करे वो जूलॉजिस्ट हो गए। तो ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है कि ये जूलॉजिस्ट है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये जूलॉजिस्ट हो गए। श्वान जूलॉजिस्ट है तो श्लीडन दूसरे वाले बोटैनिस्ट हो गए। अपने को अपने आप ही याद हो जाएगा कि ये बोटैनिस्ट है। एक याद कर लो, दूसरे याद हो ही जाएंगे। अब ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश, और ये जर्मनी के थे। अब कैसे याद करोगे? देखो, या तो जीबी से याद कर लो, गोल्जी बॉडी, जीबी से याद कर लो, या ब्रिटेन के लोग दिखाते हैं ना मूवीज में हैट वैट पहन के डॉग घुमाने लेके जाते हैं, तो श्वान मतलब डॉग घुमाने इंग्लैंड के लोग लेके जा रहे हैं तो ब्रिटिश। कैसे भी याद करो, याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बोटैनिस्ट है तो इन्होंने पेड़ों को स्टडी किया था, इन्होंने जानवरों को स्टडी किया। इन्होंने पेड़ों को स्टडी कर ये कहा कि हर पेड़ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना है।
और वो सब सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिससे पेड़ बनता है। हम जानते भी हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, परमानेंट सेल, वो सब परमानेंट सेल मिलके फिर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, तरह तरह के टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, और ऐसे करके पूरी पेड़ बन जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट बॉडीज जो हैं, ऑल प्लांट बॉडीज, ठीक है, ये कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सारे सेल्स एक से नहीं है स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। और ये सेल्स जो हैं दे फॉर्म टिश्यू। तो सेल से बनता है टिश्यूज, और टिश्यू से बन जाती है पूरी पेड़ की बॉडी। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये श्लीडन जी ने पेड़ों में कहा था। सेम बात इन्होंने जानवरों में कही। सो ही स्टडीड डिफरेंट एनिमल्स, और उन्होंने भी यही बात बोली, सेम बात। अब एक बात सुनो, बड़ा मजेदार चीज पढ़ा रही हूं आपको, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या हुआ स्टूडेंट्स, श्लीडन जी ने एक बात और नोट करी, श्वान ने उन्होंने ये देखा कि जो जानवर का सेल है उसमें सेल वॉल नहीं मिलती, उसकी आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड नहीं दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोजा भी नहीं, उन्होंने बस इतना बताया था कि आउटर एक कवरिंग है जो सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल केवल पेड़ों में है, ये उन्होंने बता दिया था। सेल वॉल यूनिक है पेड़ों में। पेड़ मतलब उस टाइम पे पेड़, फंजाई, बैक्टीरिया सब प्लांट्स में आते थे। तो उन्होंने ये कहा था कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में आउटर कवरिंग है, जिसे बाद में साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। तो इन्होंने हमें क्या बताया था कि एनिमल सेल्स जो हैं, एनिमल सेल्स, उनकी आउटर कवरिंग है जिसे बाद में लेटर कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाद में उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज का श्रेय भी इनको जाता है। यानी इन्होंने ये भी बताया, ध्यान से सुनो, कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स है। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं मिलती है, ये भी बताया। अब पता है ये मैं क्यों ऐसे लिखवा रही हूं आपको, ध्यान से सुनो। अपन हमेशा क्या सोचते हैं कि पेड़ों की सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है, ये पेड़ों की बात हो रही है तो ये तो श्लीडन जी ने कहा होगा। नहीं, ये थे तो जूलॉजिस्ट, पर पेड़ों की भी थोड़ी बहुत स्टडी की थी, तो इन्होंने कंपेयर किया था और इन्होंने बताया था कि जानवर के सेल में सेल वॉल नहीं मिलती, वो केवल प्लांट सेल में मिलती है। फिर फाइनली श्वान जी ने ही कहा था, अल्टीमेटली टोटलिटी में मिलाकर, कि किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी है। इसका क्या मतलब है, सेल का प्रोडक्ट क्या है, टिश्यू, तो सेल या सेल का प्रोडक्ट यानी टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये बात भी श्वान ने कही थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं जनरली हम, हमें लगता है ये श्लीडन ने कहा होगा, पेड़ों की बात है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्वान जी ने हमें अल्टीमेटली कहा था कि बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्होंने टोटल बात की थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, बनी हुई हैं, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये बात कही थी श्लीडन और श्वान ने टोटलिटी में। इसे ही सेल थ्योरी बोलते हैं। तो व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी का मतलब है सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और हर पेड़, हर जानवर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी। पर स्टूडेंट्स ये लोग ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल कैसे बनता है। आप कहोगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, ऐसे बनता है, पुराने सेल के डिवीजन से बन जाता है। ये आज हम जानते हैं, ये लोग उस समय पर नहीं जानते थे। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ईयर्स आपको आने ही चाहिए। ये जितनी इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको आगे देखें अपन। चलिए, तो ये क्या नहीं बता पाए थे, इनकी जो सेल थ्योरी थी could not explain
could not explain how new cell arises. ये नहीं बता पाए थे कि नया सेल कैसे आता है, ये नहीं बता पाए थे, ये इनकी लिमिटेशन थी, ऐसा समझ लो। साल आगे बढ़े और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बने और सेल डिवीजन देखा, और रुडोल्फ वर्चाओ नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया कि कोई भी नया सेल पुराने सेल के डिवीजन से बनता है, पुराने सेल से नया सेल बनता है। तो ये बात किन्होंने बताई हमें, आइए लिखते हैं, रुडोल्फ वर्चाओ। फोर्थ साइंटिस्ट, सिक्स्थ साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं, रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। पहला सेल या डेड सेल और पहला लिविंग सेल। लाइव सेल पूछेंगे तो एवी ल्यूवेनहुक, नॉर्मल सेल या डेड सेल पूछेंगे पहला तो रॉबर्ट हुक। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, श्लीडन एंड श्वान बोटैनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी दी, और ये 6 साइंटिस्ट आज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। रुडोल्फ वर्चाओ, बात है 1855 1855 पे कहानी आ गई है, इंपॉर्टेंट है ये ईयर भी, एनसीईआरटी में दिया है 1855। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑलरेडी मौजूद सेल से नया सेल बनता है, ऑलरेडी मौजूद सेल से नया सेल बनता है। तो इन्होंने ना ये इंग्लिश में नहीं कहा था, इन्होंने अपनी भाषा में कहा था, और वो शब्द थे ओमनिस सेल्यूला। डायरेक्ट पूछते हैं ये किन्होंने कहा था, ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। बहुत सिंपल सा मतलब है, सेल्यूला मतलब सेल, ई मतलब एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल, तो सेल्यूला, ई सेल्यूला मतलब एग्जिस्टिंग सेल, उससे सेल, ओमनिस का मतलब निस, ओमनिस मतलब न्यू सेल, तो न्यू सेल आता है एग्जिस्टिंग सेल से। ये बात रुडोल्फ वर्चाओ ने बताई थी। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि रुडोल्फ वर्चाओ ने कहीं ना कहीं ये जो श्लीडन और श्वान का हाइपोथेसिस था कि सभी की बॉडी सेल्स की बनी है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल आता कहाँ से है नया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा रूपांतरित कर दिया, बदल दिया, या ये कहें उसमें एक नई चीज ऐड कर दी। अब जाकर मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, 2 बातें, एक कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स की बनी है, जो श्लीडन एंड श्वान जी ने हमें बताया था, और नंबर 2 कि पुराना सेल से नया सेल आता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मॉडिफाइड हाइपोथेसिस, थोड़ा सा बदलाव, मतलब उनकी बात को गलत नहीं कहा, वो तो है ही सही, उसमें और ऐड कर दिया। सो मॉडिफाइड, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, हाइपोथेसिस ऑफ श्लीडन एंड श्वान, श्लीडन एंड श्वान। तो अगर पूछेंगे कि सेल थ्योरी किन्होंने दी, तो श्लीडन एंड श्वान नहीं दी, पर अगर पूछेंगे कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किन्होंने किया था, तो रुडोल्फ वर्चाओ ने किया था। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब आ जाओ हम देख लेते हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, जो आज के समय में, अब जो हम सेल थ्योरी मानते हैं, लिखिए, मॉडर्न सेल थ्योरी या आज के समय में सेल थ्योरी जो देखी जाती है, उसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, श्लीडन एंड श्वान ने जो कहा था कि, दोबारा लिख लो एक बार, बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए सारे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंपोज्ड ऑफ, लिखो कोई नहीं याद हो जाएगा, सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। यानी हम और क्या कह सकते हैं इस बात को, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्होंने कहा था कि सेल जो है ये जीवन की, लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये बात हमें बताई थी श्लीडन एंड श्वान ने मिलकर पेड़ और जानवरों के बारे में। और दूसरा जो रुडोल्फ वर्चाओ ने ऐड किया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मौजूदा सेल से ही नया सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
अच्छे से क्लियर हो गया? लिखो इतना। चलो, यानी स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि रुडोल्फ वर्चाउ ने फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी का एक हिस्सा तो श्रीडन श्वान ने बता दिया था, पर फाइनल शेप दिया। आइए इस पॉइंट को भी हम ऐड कर लेते हैं कि रुडोल्फ वर्चाउ जो हैं, ही गेव, दोनों तरह से क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं, ही गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, टू सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू सेल। हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? चल, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम थोड़ा सा सेल के साइजेस और सेल के शेप्स की बात कर लेते हैं। क्या सभी सेल्स सेम शेप एंड साइज के होते हैं? आइए समझते हैं। बोलिए, क्या जवाब है आपका? ऑफ कोर्स नॉट, सब कुछ डिफरेंट होगा। एनसीईआरटी में दो चीजें की गई है, मैं आपको दोनों समझाती हूं। पहले थ्योरी की बात करते हैं, जो थ्योरी में लिखा है। एनसीईआरटी की बात कर रही हूं मैं। एनसीईआरटी थ्योरी लिखती है कि सबसे छोटा लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा का होता है, क्योंकि उससे छोटा वायरस होता है, पर वायरस तो लिविंग है ही नहीं। वायरस तो सेल थ्योरी का अपवाद है, वो एक सेल का बना ही नहीं है। यानी थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जीवित स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कुछ भी बोलो, वो यही है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है 0.3 माइक्रोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा हो गया 0.3 माइक्रोमीटर। अब दूसरा दिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, पर माइकोप्लाज्मा से बड़ा है। दोनों ही प्रोकैरियोट है, दो ही मोनेरा किंगडम में आते हैं, पर इसका साइज थोड़ा बड़ा है। ऐसा दिया है 3 to 5 माइक्रोन। अलग अलग बैक्टीरिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नाउ इसके बाद में नेक्स्ट आरबीसी का साइज दिया है, रेड ब्लड सेल हमारा, वो होता है 0.7 माइक्रोमीटर। पर मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी कि आरबीसी राउंड होता है, यानी उसकी लंबाई नहीं होगी, ये उसका डायमीटर है। अगर इसकी लेंथ लिख दी तो गलत हो जाएगा, ये डायामीटर है, डायामीटर। ठीक है, चल इसके बाद में बात की गई है हमारे न्यूरॉन की, यानी नर्व सेल की। तो नर्व सेल का साइज तो नहीं दिया है, पर ऐसा लिखा है कि हमारे बॉडी में सम ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो सेल है वो नर्व सेल होता है, राइट। तो सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल हम कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल। ये तो साइजेस दिए हुए हैं। इसके अलावा लार्जेस्ट सेल जो है पूरी दुनिया में, लार्जेस्ट सेल वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। एग आप जानते हो, एग, स्पर्म, ये सब गैमीट्स हैं, यानी एक एक सेल है। तो ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग है, चिड़िया, बर्ड, फ्लाइटलेस, उड़ती नहीं है, शुतुरमुर्ग सबको पता होगा, उसका जो अंडा है फीमेल गैमीट, वो लार्जेस्ट सेल है पूरे प्लांट, एनिमल, सारे 5 किंगडम्स मिलाकर। सो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग is the largest cell, largest cell। ये भी इंपॉर्टेंट है। साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं, करीब 17 सेंटीमीटर, 17 बाय 15, काफी बड़ा अंडा होता है। अपने को डिटेल में नहीं जाना। प्लांट किंगडम में मैंने स्लाइड्स में तो लिखा है, एसिटाबुलेरिया नाम का एक एल्गी होता है, उसका सबसे बड़ा सेल होता है, पर आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बस ये आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक जगह तो ये थ्योरी दी है एनसीईआरटी की, एक जगह पे एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का जो डायग्राम बना है, मैं यहीं पर ये बता रही हूं कंपेयर करके, उसमें जो प्रोकैरियोट है यानी बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, उसका साइज 1 से 2 माइक्रोन दिया है। तो अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम वाला आंसर दोगे, थ्योरी में पूछेंगे तो थ्योरी वाला आंसर दोगे। इसी तरह वहां पर जो पीपीएलओ, पीपीएलओ एक्चुअली माइकोप्लाज्मा का नाम होता है, तो पीपीएलओ का जो दिया है वो 0.1 से 0.1, ये देखो आप यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है सारे माइक्रोमीटर ही, 0.1 माइक्रोमीटर पीपीएलओ दिया हुआ
एक्चुअली होता क्या है, इनकी भी अलग अलग स्पीशीज होती है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पर ये मैं यही एक साथ लिखवा रही हूं। थ्योरी में पूछेंगे तो ये दोगे, और अगर डायग्राम बना हुआ आया और फिर पूछा तो 0.1 देना अगर डायग्राम आया। बस ये दो में कंफ्यूजन होता है, तो ये दो मैंने यही लिख दिए। चलो आ जाओ, अब इसका डायग्राम दिखाऊं, अच्छे से नोट कर लो सब लोग, दिखाऊं, मजे आ जाएंगे। देखो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। देखो यूकैरियोटिक सेल अभी मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का 10 से 20 माइक्रोमीटर है, 10 से 20, 10 से 20, कैसे याद रखोगे, 10 से 20, 10 से 20। प्रोकैरियोट इसका 10% कर दो, 1 से 2, 10 से 20 का 10% कर दो। बैक्टीरिया इसका 10% कर दो। पीपीएलओ इसका भी 10% कर दो। देखो 1 का फिर 10% कर दो, तो ये हो गया 0.1। 10 से 20 10% कर दो, 1 से 2 10% कर दो, 0.1। वायरस और छोटा है, वायरस देखो 0.02 और छोटा हो गया। 0.1 का 10% होता है 0.01, ये 0.02 है, तो ठीक है ना, तकरीबन तो है ही मोटा मोटा, से लेके 0.2। अब आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये 0.2 तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं, अपने कोई डेटा आना चाहिए। तो 10 से 20 10% कर दो, 1 से 2 10% कर दो, 0.1 और 10% कर दो, 0.01 यानी 0.02 से 0.2 रफली। अच्छे से नोट करो इसको, नोट करो, अभी थ्योरी में लिखो। यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन, लिखो लिखो, मैं लिखवा रही हूं। बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोन, अभी लिख लिया है, इसको भले ही मत लिखो। पीपीएलओ 0.1 लिखवा दिया है। वायरस लिखो 0.02 से 0.2, पर वायरस सेल नहीं है, वायरस सेल थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस की बॉडी सेल की नहीं बनी है। भाई अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मैं ये बात लिख भी देती हूं। चलो आ जाओ, लिख ही लो, लिख ही लो। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वायरस हो जाएगा। वायरस, वायरस की बॉडी एक सेल की नहीं बनी, ठीक है, फिर भी वो होस्ट के अंदर जाके लिविंग हो जाते हैं, हालांकि वैसे तो वो लिविंग नहीं है। चल अब आ जाओ स्टूडेंट्स, ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ शेप ऑफ द सेल, साइज हो गया, चलो शेप। अब देखो शेप अलग अलग होते हैं, शेप किस पे डिपेंड करेगा कि उसे काम क्या करना है। भाई अगर उसको पानी दूर दूर लेके जाना है, ट्रैकीड है, वेसल्स हैं, तो वो लंबी लंबी होंगी, पढ़ते हैं ना, वेसल ऐसे होता है, ट्रैकीड ऐसे होता है, पर लंबा लंबा होता है। आरबीसी है, उसमें बहुत सारा एरिया होना चाहिए अंदर, ताकि खूब सारा स्पेस होना चाहिए, हीमोग्लोबिन भर जाए, तो आरबीसी ऐसा होता है राउंड, या ऐसा होता है बायकॉन्केव। एक ही समय पे कोई चीज गोल भी हो, बायकॉन्केव भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है, होता है। कैरम बोर्ड की गोटी देखिए, वैसे तो गोल दिखती है, पर ऊपर और नीचे के सरफेस से ऐसे बायकॉन्केव, ऐसे थोड़ी चपटी रहती है ना, इधर से भी चपटी, इधर से भी चपटी, बायकॉन्केव। कैरम बोर्ड की गोटी के जैसा आरबीसी होता है, ताकि खूब सारा स्पेस हो जाए, खूब सारा उसमें हीमोग्लोबिन भर सके। डब्ल्यूबीसी देखना, डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं, ऐसे अमीबा जैसे। सूडोपोडिया बनते हैं, फॉल्स फीट, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सोल्जर से सिपाही हैं, बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स को खाना है पकड़ के। यहां बैक्टीरिया आया, ये सूडोपोडिया बनाया, इसको अंदर ले लिया, यहां बैक्टीरिया आया, ये सूडोपोडिया बनाया, इसको अंदर ले लिया, तो ये अमीबॉइड शेप के हैं। कॉलमनार एपिथेलियम, लंबे लंबे सेल्स चाहिए, कॉलम जैसे, तो ऐसी लंबी लंबी हो गई, न्यूक्लियस नीचे है, ये रहा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसा, ऐसा हो गया, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई। स्क्वैमस, फ्लैट, चपटे सेल्स हो गए, फ्लैट, क्यों, क्योंकि यहां पे डिफ्यूजन करना है, तो ज्यादा मोटी दीवार नहीं चाहिए, पतली सी चाहिए। नर्व सेल कैसा होता है, न्यूरॉन ऐसा, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, खूब ब्रांच्ड है, लंबा है, दूर दूर तक इंपल्स जानी है, इंफॉर्मेशन जानी है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि शेप ऑफ द सेल उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, और अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, कई सारे शेप्स, राउंड, ओवल, इलोंगेटेड, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, फ्लैट, अमीबॉइड, राउंड, बायकॉन्केव, ये तो मैंने ही अभी आपको बता दी। आ जाओ चलो इन बातों को लिखते हैं, आइए तो लिखिए हेडिंग शेप ऑफ द सेल, लिखो शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। पहली बात,
शेप ऑफ द सेल अलग अलग होगा। सो वेरी ग्रेटली अलग अलग होगा, वेरी सेम नहीं होता। और किसके अकॉर्डिंग वैरी करता है? वैरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ सेल। काम क्या करना है उस पर डिपेंड करेगा। फंक्शन ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ सेल। नाउ कैसे कैसे शेप्स हो सकते हैं, आइए अपन लिखते हैं कैसे कैसे शेप्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स लिखो लिखो एक बार। कुछ तो अपन ने लिख ही लिए थे, चलो। डिस्क लाइक, डिस्क जैसे हो सकते हैं। देन पॉलीगोनल, मतलब खूब सारे एंगल्स वाले हो सकते हैं। लंबे लंबे कॉलम जैसे, कॉलमनार। क्यूब जैसे, लंबाई चौड़ाई बराबर, क्यूबॉइडल। अमीबॉइड मतलब उल्टा सीधा कैसा भी शेप। इररेग्युलर, ये तो कुछ शेप्स हैं जो यहां एनसीईआरटी की लाइन में दिए हुए हैं, ठीक है। धागे जैसे हो सकते हैं, थ्रेड लाइक, लंबे लंबे ब्रांच्ड हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिखो, हो गया। अब अभी अभी जो मैंने आपको कुछ सेल्स बताए हैं, आइए उनके शेप्स को लिखते हैं अपन। अभी अभी जो मैंने आपसे बोला, नोट करो इसको अच्छे से। चलो आ जाओ लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले आरबीसी, फिर लिखेंगे डब्ल्यूबीसी, फिर लिखेंगे अपन कॉलमनार एपिथेलियम, फिर लिखेंगे नर्व सेल यानी न्यूरॉन। ये तो एनिमल्स में हो गया। सो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव। कई बार सर्कुलर भी लिख देते हैं राउंड को, ऐसा या ऐसा, ऐसा दिखेगा, वैसे गोल पर दोनों तरफ से चपटा, बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी इररेगुलर यानी अमीबॉइड। कॉलमनार एपिथेलियम लंबा और पतला, देखो ऐसा लॉन्ग एंड नैरो। ये अमीबॉइड है, ये राउंड एंड कॉनकेव है, देखो बाइकॉनकेव। लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो, लंबे और पतले, लॉन्ग एंड नैरो। लिखो लिखो, आलस नहीं करना बिल्कुल, ऐसे लंबे लंबे पतले पतले सिलेंडर जैसे सेल्स हैं। नाउ नर्व सेल भी लंबा और ब्रांच्ड, देखो लंबा और पूरा ब्रांच्ड, दूर दूर तक इंपल्स जानी है, तो लॉन्ग ये भी है और ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड। स्टूडेंट्स डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये पांचों तरह के, ये मैं डिटेल में आप जूलॉजी में पढ़ेंगे जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे, अभी मत जाना इसकी डिटेल में। चल नाउ अब पेड़ों के दो बात कर लेते हैं। ट्रैकीड, ट्रैकीड कहां पढ़ते हैं? जाइलम में। इनका क्या काम होता है? पानी पहुंचाना, तो ये लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड, ऐसे रहता है एक ट्रैकीड, ऐसा ऐसा। वेसल भी लंबी होती है, वेसल भी लंबी होती है, ट्रैकीड भी होता है। वेसल सिलेंडर जैसी होती है, मैं पढ़ाऊंगी एनाटॉमी के अंदर। और ये एंड पे टेपरिंग होता है, बेलन जैसा होता है, बीच से चौड़ा। देन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल कहां पढ़ते हो, किसी को याद है? क्लोरोप्लास्ट, इन्हीं सेल्स में होता है। लीव्स में, मीजोफिल टिश्यू में, जो मीजोफिल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो होते हैं राउंड एंड ओवल। जी हाँ, ऐसे ऐसे, या तो गोल गोल होंगे या थोड़े से अंडाकार होंगे, ऐसे 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 रहते। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी वाला मैं पढ़ाऊंगी आपको, डोंट वरी। तो ये शेप्स एनसीईआरटी में दिए हैं, ये अपनी टिप्स पर होने चाहिए, अच्छे से नोट कर लो सब लोग, करो एक बार। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड यानी इररेगुलर, कॉलमनार कॉलम जैसे लंबे और पतले, नर्व सेल लंबे लंबे और ब्रांच, ट्रैकीड भी लंबा यानी इलोंगेटेड, और मीजोफिल सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा, राउंड एंड ओवल। सो यहां पर हमने स्टूडेंट्स सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन, फाइनल शेप, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब है, साइजेस ऑफ द सेल एंड शेप्स ऑफ द सेल की बात कर ली। अब आइए थोड़ा सा हम सेल का ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू का क्या मतलब है? ओवरव्यू का मतलब बेसिक नॉलेज लेते हैं, मोटी मोटी बेसिक नॉलेज। देखो दो तरह के सेल्स होते हैं अगर मैं मेजरली बात करूं। एक जिनका, ध्यान से समझना, मान लो ये एक सेल है, अभी बनाना मत,
ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, मान लो डीएनए, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई, तो ये बकायदा एक कमरा बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, इस पूरे को न्यूक्लियस कहेंगे। ये सच्चा न्यूक्लियस है, ट्रू मतलब यू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो ये सेल कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। पर मान लो अगर एक और सेल है, उसमें भी डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, पर बस वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ कंबल नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नेकेड पड़ा है, इसे कहते हैं पुराना टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस अगर कोई पूछेगा, मेन, तो वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों में है, पर यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस, और यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। चलो आ जाओ, अब इनको अपन लिखते हैं। आइए तो लिखिए पहले टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप के सेल्स हो गए हैं इस आधार पे। पहला लिखो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना स्टूडेंट्स। यू का मतलब ही होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस है, सच्चा न्यूक्लियस। चलो आ जाओ, तो प्रोकैरियोटिक में पहला पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। बोलो क्या लिखूं, प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा हुआ है, नेकेड यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डीएनए इन साइटोप्लाज्म, नेकेड डीएनए इन साइटोप्लाज्म। जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी इसका डीएनए नेकेड नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, प्रेजेंट। एनसीईआरटी कैसे लिखती है कि इनमें न्यूक्लियस है, और ध्यान से सुनना, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। आ जाओ आपको समझाती हूं, इसकी बहुत सारी डिटेल्स में आगे पढ़ाऊंगी। देखो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ के यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन का धागा बनाता है, मैं आगे धीरे धीरे सब सिखाऊंगी आपको। वही धागा गाढ़ा होकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या है, काय का बना है क्रोमोसोम? डीएनए का ही बना है, जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक जनरेशन से दूसरे में जाएगा। इसकी ज्यादा डिटेल्स में अभी मत जाना, धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। तो ट्रू न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, पर यहाँ पे डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये हो गया पहला डिफरेंस। आ जाओ और डिफरेंस पढ़े, इतना लिखा सबने, बनाओ साथ में नोट्स बनाओ, पॉज करो नोट्स बनाओ, मैं टाइम दे रही हूं। चलो सेकंड पॉइंट, इनमें एक ही डीएनए होता है, एक डीएनए, एक। अब आप उसको एक क्रोमोसोम बोल दो या एक डीएनए बोल दो, ठीक है, तो सिंगल, और वो सर्कुलर होता है स्टूडेंट। सर्कुलर का क्या मतलब है? सर्कुलर कोई भी चीज यहां से शुरू होके यहीं वापस आ जाए। ये भी सर्कुलर है, ध्यान से देखो, ये भी सर्कुलर है। ये सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये शुरुआत और अंत एक जगह नहीं आ रही है, तो इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और वो दो स्ट्रैंड्स का बना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ऐसे दो स्ट्रैंड्स होंगे, इसमें भी दो स्ट्रैंड्स होंगे, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, अपन सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। यूकैरियोट्स में भी डबल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली, लेकिन लीनियर होता है, और एक डीएनए तो एक ही है पर उससे बहुत सारे क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो कई बार हम इसे कॉमनली मेनी डीएनए भी लिख सकते हैं। एक्चुअली मेनी नहीं है, डीएनए का तो एक ही धागा होता है, पर क्रोमोसोम बहुत सारे बनते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मेनी लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। और एक्चुअली क्या है, मेनी क्रोमोसोम बना लेंगे। तभी तो जैसे हमारे अंदर डीएनए
2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है हमारे अंदर, मैं आगे पढ़ाऊंगी, और उससे 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, पर इनमें सिंगल ही है डीएनए। आप सिंगल क्रोमोसोम भी बोल सकते हो, उसी डीएनए को क्रोमोसोम बोल दो जब गाढ़ा हो जाएगा। वैसे क्रोमोसोम वर्ड ना इनके लिए यूज करते नहीं है, पर एक कंपैरिजन को समझा रही हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। हमारा जो डीएनए होता है यानी यूकैरियोट्स का, वो हिस्टोन नाम के एक बेसिक प्रोटीन के साथ लिपटा रहता है। ये मैं धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में। यानी यहां पर डीएनए एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन जो है एक बेसिक प्रोटीन है, धीरे धीरे सिखाऊंगी आपको। इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिनमें अमीनो बेसिक ग्रुप ज्यादा होते हैं। सो विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन मिलता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में चारों किंगडम आते हैं, मोनेरा को छोड़ दो सारे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, पर इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। इनमें भी डीएनए बेसिक प्रोटीन से जुड़ता है पर वो हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन नहीं मिलता इनमें। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। तो ये हमने इसके जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली, न्यूक्लियस, हिस्टोन कैसा है वो सब बात कर ली। अब सेल वॉल की बात करते हैं। देखो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी मिल सकती है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है पर वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगी जब बैक्टीरिया डिटेल में बताऊंगी। पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या मतलब है? ग्लाइकन मतलब इसमें शुगर होगी और पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड प्लस शुगर की बनती है, मैं आगे सिखाऊंगी। और यूकैरियोट में, एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है, पर अगर सेल वॉल है भी तो वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन ये सब की तो प्लांट किंगडम में होती है, और काइटिन की बनी होती है फंजाई में, तो मैं एक्सेट्रा करके लिख देती हूं, पर पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है। अब एक और मेजर डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इवन माइक्रोबॉडीज। मैं सिखाऊंगी आगे, लर्न कराऊंगी। परऑक्सीजोम, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीजोम, वैक्यूल, सैप वैक्यूल, याद है? टोनोप्लास्ट उसकी मेम्ब्रेन होती है, नहीं है तो मैं याद कराऊंगी, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। यानी यहां पे मेम्ब्रेन से घिरे हुए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट लाइक। कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, हालांकि हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। देन वैक्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, पर वो यहां नहीं मिलते। यहां ना तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के आसपास में कोई मेम्ब्रेन है, ना इनके आसपास, ये है ही नहीं, ऐसे ऑर्गेनेल्स है ही नहीं। यानी यहां पर फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट स्लाइड लगा दूं, खिचड़ी नहीं पकानी है ना मुझे, आ जाओ। सो सिक्स्थ पॉइंट। अब स्टूडेंट्स एक राइबोसोम का नाम सुना है आपने, प्रोटीन फैक्ट्री जहां प्रोटीन बनता है, वो भी एक ऑर्गेनेल है, पर उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो तो दोनों में मिलेगा ना भाई। मेम्ब्रेन वाले केवल यूकैरियोट में मिलेंगे, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेंगे, पर इसके पास तो मेम्ब्रेन नहीं है तो ये दोनों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, और इसीलिए ये दोनों में मिलेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट। पर कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के में भाई, ये लेस एडवांस्ड है ना, प्रोकैरियोट्स बेचारे बैक्टीरिया वगैरह, तो इनमें छोटा मिलता है, इनमें 70s मिलेगा। और सिर्फ साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनमें ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये तो कुछ है ही नहीं, तो इनमें कहां मिलेगा? केवल इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन यहां पे कहां कहां मिलेगा? इन साइटोप्लाज्म तो मिलेंगे ही राइबोसोम्स, साथ में ईआर के साथ जुड़े रहते हैं। आपको पता है कुछ ईआर में राइबोसोम नहीं है, स्मूथ ईआर, कुछ में राइबोसोम है, रफ ईआर। नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगी।
माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं, सो इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, यानी क्लोरोप्लास्ट लिख देती हूं, उनके अंदर भी मिलते हैं। अब ये कौन से होते हैं, देखो ये वाले दोनों तो 80s होते हैं, मैं सिखाऊंगी आगे भी, और ये वाले दोनों 70s होते हैं। यानी यूकैरियोट में 70s 80s दोनों मिलते हैं, प्रोकैरियोट में केवल 70s। मैं सब बताऊंगी एस का क्या मतलब है, अभी ऐसा समझ लो 70 किलो और 80 किलो, इसमें छोटे इसमें बड़े, ठीक है। चलो और क्या डिफरेंसेस है, तो हमने जेनेटिक मटेरियल की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली। अब स्टूडेंट्स और इसमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होगी बिल्कुल सेम, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड जैसा मैट्रिक्स है, पूरा का पूरा सेल में भरा हुआ, उसी में तो ये ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, उसी में तो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, वही सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म, कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, सब कुछ सारा पूरा उसी एरिया में हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आइए हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं कि दोनों में ही मिलेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म, आइए देखते हैं। इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, चिपचिपा होता है जेली जैसा, सेमी फ्लूइड है, पूरा पानी जैसा भी नहीं है, सेमी फ्लूइड, पत्थर जैसा भी नहीं है। ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ सेल, पूरा का पूरा सेल को भरा हुआ है इसमें, और यही वो मेन एरिया है जहां सारी सेल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, यही सब कुछ हो रहा है। सो मेन एरिना, एरिना का मतलब क्या होता है, स्टेडियम है ये, इसी स्टेडियम में सारे मैचेस चल रहे हैं। मेन एरिना फॉर ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं वो सब यही हो रही हैं। और मैं क्या कह सकती हूं, मैं ये बोल सकती हूं कि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों कह रही हूं, अगर फिजिकल रिएक्शन कह देंगे तो गलत हो जाएगा। बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। आपको याद है मैंने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था कि मेटाबॉलिज्म, ये केमिकल रिएक्शंस लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होती, हर लिविंग में होती है। अगर सेल को जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ टूटना बनना होता ही रहना चाहिए, टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगातार इसमें केमिकल रिएक्शंस चल रही है, और ये सब में है स्टूडेंट्स, प्लांट में, एनिमल में, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, सब में। यानी हम क्या कह सकते हैं, अब मैं लिखती हूं अकर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ध्यान रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म दोनों में है, एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ, दोनों में। इसीलिए हमने इसे डिफरेंस में नहीं लिखा है, बोथ। और इवन ये जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, एनसीईआरटी लिखती है एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, सब में स्टूडेंट्स, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, सब में सारी सेल एक्टिविटी, सारी केमिकल रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये हम एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की, हमने बात की। अब आ जाओ हम बात करते हैं, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं एक यूकैरियोटिक सेल की मेजर। देखो अब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हाँ यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें सुनते ही याद आ जाता है ट्रू न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स तो होंगे ही ऑफ कोर्स। अगर सेल वॉल है तो सेल्यूलोज या काइटिन उनकी बनी हुई है, साइटोप्लाज्म है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, सब में होती है। तो यूकैरियोटिक सेल भी दो तरह के हो गए, पेड़ों में और जानवरों में, यानी प्लांट एंड एनिमल। अब इसकी बहुत सारे डिफरेंस में अपकमिंग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगी, अभी मैं सिर्फ वो बात बता रही हूं जो एनसीईआरटी ने अभी यहां पर लिखी है। एनसीईआरटी ने यहां पर एग्जांपल दिया है प्याज के सेल का, अनियन सेल का, प्याज पेड़ है, और यहां पर एग्जांपल दिया है ह्यूमन के गाल को छील के उसमें से सेल लिया है, यानी ह्यूमन चीक सेल का। और ये बात कही है कि प्लांट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है,
और सेल वॉल के अंदर, विद इन सेल वॉल, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है। यहां पे सेल वॉल एब्सेंट है, यानी सबसे बाहर की कवरिंग क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके बाहर वाली बाउंड्री तो है ही नहीं। तो इसकी लिमिट करने वाली, सेल को जो लिमिट कर रही है, ऐसा लिखते हैं डीलिमिटिंग और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सबसे बाहर आउटर स्ट्रक्चर, आउटर कवरिंग जो है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लांट में भी एनिमल में भी, पर उसके बाहर सेल वॉल, एक्स्ट्रा सेल वॉल केवल और केवल पेड़ों में मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, पर यहां पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली हुआ। इतना अच्छे से करो नोट डाउन इसको एक बार। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर आकर हमारी आज की क्लास की थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। आज हमने क्या समझा मैं आपको बताती हूं, फिर आ जाओ अपन फटाफट से क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हमने व्हाट इज अ सेल पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ी, और उसके बाद में हमने साइजेस ऑफ द सेल, शेप्स ऑफ द सेल और एक ओवरव्यू लिया, मोटा मोटा बड़ा लार्ज व्यू लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल में जाएंगे, एक एक स्ट्रक्चर के में, और फिर यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनकी डिटेल में अपन जाएंगे। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर डीपीपी भी है आपकी अटैच्ड। आज क्लास पढ़ोगे, लर्न करोगे नोट्स, क्वेश्चंस मैं ये करवा रही हूं, फिर डीपीपी खुद से ट्राई करना और उसका वीडियो सोल्यूशन तो आपके पास आ ही जाएगा। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल? सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑफ कोर्स, ऑस्ट्रिच एग। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, अब ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ये यूकैरियोट्स में तो प्रेजेंट है। यीस्ट भी फंजाई है, यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल का फंगस, पर फंजाई भी दोनों यूकैरियोट्स ही हैं, तो ये सब कुछ यूकैरियोट्स है। नाउ विच इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल? राइबोसोम बैक्टीरिया में मिलेंगे। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। बाकी ये मेम्ब्रेन बाउंड है सारे, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये सब सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, मैच द कॉलम। आ जाओ, चलो मैचिंग करवाओ मेरी। ल्यूवेनहुक ने क्या किया था? पहला लिविंग सेल, तो ए का 1 होगा, ए का 1 होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब बी चेक करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, सो बी का 3 होगा। अरे भाई आज अपन लकी नहीं हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। अब सी देखो, श्लीडन एंड श्वान, श्वान का मतलब था डॉग, डॉग मतलब एनिमल, यानी ये जूलॉजिस्ट थे, तो श्वान जूलॉजिस्ट थे, श्लीडन प्लांट्स पे काम किया था, बोटानिस्ट थे। श्लीडन ने बताया था कि पेड़ जो है वो अलग अलग तरह के सेल्स के बने जो मिलकर टिश्यू बनाकर पेड़ बनाते हैं, तो सी का 4 होगा, सी का 4 होगा, यानी ये आंसर हो गया। श्वान ने क्या कहा था? श्वान ने 3-4 बातें कही थी। एक तो उन्होंने एनिमल के सेल्स को स्टडी किया था, दूसरा उन्होंने कहा था कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती, वो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, और एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाद में पड़ा था। सो आंसर हो गया ऑप्शन 1। आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो सब लोग, पॉज करो, ट्राई करो। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब नया सेल पुराने सेल से मिलता है, और ये किसने कहा था? रुडोल्फ बर्चॉ। कब कहा था, किसी को याद आ रहा है स्टूडेंट्स? 1855। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, इन्होंने पहला सेल जो डेड सेल है उसकी खोज की थी, टर्म सेल भी दिया था। Who proposed modification in cell theory? सेल थ्योरी नहीं बोल रहे हैं, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, उसका मॉडिफिकेशन, उसमें वो एडिशन की नया सेल पुराने सेल से बनता है, वो इन्होंने बताया था। चलिए नेक्स्ट, विच इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स? हिस्टोन उसमें नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, यानी ऑल। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो पॉज करके एक बार। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? घुमा घुमा कर कितनी भी बार पूछो, हमें तो आंसर रटा है रुडोल्फ बर्चॉ ने। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिलेट्स टू श्वान। श्वान की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि सेल्स में एक थिन लेयर है जिसे आज हम एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑल करेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है।
सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये भी इन्होंने कहा था, 2 भी है। अच्छा 1 ट्रू है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, एक्चुअली आंसर आ ही गया है। बॉडी ऑफ, ये सब कुछ उन्होंने कहा था, ऑल आर करेक्ट। चलिए नाउ मैच द कॉलम। बैक्टीरिया मैंने क्या सिखाया है, थ्योरी में 3 to 5 माइक्रोन, पर उस डायग्राम में 1 से 2 माइक्रोन, तो यहां पर ये 1 से 2 माइक्रोन वाला हो जाएगा। ये सब माइक्रो है ना, माइक्रोमीटर्स में है। सो 1 से 2, तो 1 का बी होगा, ये आंसर्स नहीं हो सकते। 2 मत चेक करो, सीधे 3 चेक करो, क्योंकि 2 तो सेम है। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन थ्योरी में दिया है, 0.1 माइक्रोन डायग्राम में दिया है, तो ये हो गया 0.1 माइक्रोन। 3 का सी, तो ये आंसर हो गया। आ जाओ चेक करते हैं। वायरस और 10% कर दो, 0.02 से 0.2 माइक्रोन, और यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ा है, 10 से 20 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोमीटर है। चलो, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर्स और साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ईयर्स स्पेशली एनसीईआरटी वाले करने हैं, अलग से रजिस्टर के पीछे लिख लेना जरूर। आज की क्लास को पहले अच्छे से दोबारा सुनना, एक बार सुना आपने, नोट्स बना लिए मेरे साथ। अब इसको नोट्स को खुद से समझना, लर्न करना, कहीं कोई डाउट आए तो 1.7 1.8 एक्स पे करके दोबारा से रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना, पेंसिल लेके हाथ से एनसीईआरटी पढ़ना, रजिस्टर के पीछे अपने लिख लेना इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और ईयर्स, स्पेशली एनसीईआरटी वाले जरूर। और उसके बाद में अब आपको डीपीपी सॉल्व करनी रहेगी, और वीडियो सोल्यूशन तो मिलेगा ही आपको, बस पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, जहां प्रोकैरियोटिक सेल को शुरू करेंगे। हर स्टूडेंट याद रखो, सिलेक्शन होने में सबसे जरूरी है रेगुलरिटी। डेली पढ़ना है, बिना नागा के पढ़ना है, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना। आज की क्लास जब तक लर्न नहीं हो जाएगी तब तक सोना नहीं है। जागृति वाली डायरी मेंटेन करनी है, रोज मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू लिस्ट बनानी है, ताकि अगर हम 100% भी पूरा ना कर पाए टाइम टेबल, 80 तो करें, 90 तो करें, पूरा दिन तो बर्बाद ना हो जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।